नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसको हम डिकोड करने वाले हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज डिकोड। सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर आजकल जो कुछ भी कहा सुना पढ़ा जाता है उसका बड़ा असर होता है और बड़ी तेजी से होता है, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं चीज वायरल हो गई। तो आज की जो पहली खबर है वो जुड़ी है छत्तीसगढ़ से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। एक फेसबुक पोस्ट आज भूचाल लाती दिखाई पड़ी। एक महिला विधायक के पतिदेव ने अपनी विधायक पत्नी से सक्रिय राजनीति को छोड़ने की अपील की, वो भी फेसबुक पर। देखिए, ये वो फेसबुक पोस्ट है जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में धमाका कर दिया है। वैसे तो ये पोस्ट एक परिवार के निजी मामले से जुड़ा है, लेकिन फिर भी राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि ये पोस्ट मौजूदा विधायक के पति ने लिखी है। कोरिया के बैकुंठपुर विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के पति अमिताभ कुमार घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी से सक्रिय राजनीति छोड़ने की अपील की। सोशल मीडिया पर किया गया उनका ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है। बता दें कि अंबिका सिंह देव के पति यूके बेस्ड बिजनेसमैन हैं। दंपति के 2 बेटे आर्यमन और अनिरुद्ध घोष ये सभी विदेशों में रहते हैं। संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के पति ने फेसबुक पर मुझे भी कुछ कहना है के माध्यम से पोस्ट किया और लिखा कि बैकुंठपुर कोरिया विधायक और संसदीय सचिव होने के नाते अंबिका सिंह देव बीते 26 साल से मेरी पत्नी हैं और हम एक दूसरे को 51 सालों से जानते हैं। हमारे 2 बेटे आर्यमन जय घोष और अनिरुद्ध घोष भी हैं। आज मैं अपनी धर्मपत्नी और हमारे बच्चों की मां से अनुरोध करता हूं कि वे सक्रिय राजनीति छोड़ दें। तो वैसे तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते इसलिए हैं ताकि हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी बात कह सकें, अपनी दिल की बात को रख सकें, और इसे अगर पहुंचाने का, एक दूसरे से कहने का जरिया माना गया तो कोई गलत नहीं। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो आपकी एक पोस्ट, उसके कई मायने निकाले जाते हैं। आपने देखा कि एक सियासी परिवार से जुड़ी पोस्ट का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अब सवाल ही उठता है कि आखिर इस पोस्ट के असल मायने क्या हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, अगर आप इसके लफ्जों को या इसकी शैली को समझें तो ये दिखती है कि संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के पति अमिताभ कुमार घोष किसी वजह से नाखुश हैं। शायद वे चाहते हैं कि अंबिका सिंह देव परिवार के साथ आ जाएं, उनके पास आ जाएं। इसकी ठोस वजह क्या है, ये इस पर कोई टिप्पणी हम करना नहीं चाहते। अंबिका सिंह देव की माने तो उनके पति राजनीति में होने वाली टिप्पणियों से नाखुश और नाराज हैं। दूसरी बात, बल्कि एक सवाल हम कहेंगे जिसका जवाब हमारे पास कम से कम नहीं, वो ये है कि अमिताभ घोष को अपनी धर्म पत्नी से सक्रिय राजनीति छोड़ने की अपील सार्वजनिक तौर पर क्यों करनी पड़ी, क्योंकि ये सबके जहन का एक सवाल था। अमिताभ घोष ये बात निजी तौर पर कर सकते हैं। आज कम्युनिकेशन के एक नहीं अनेक साधन है, लाइव साधन है। बहरहाल अंबिका सिंह देव एक खांटी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वे एक बेहद प्रतिष्ठित पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। परिवार का मामला है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं, लेकिन तरह तरह के कयास और तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। वजह वही कि आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपके एक कमेंट, आपकी एक पोस्ट या आपसे जुड़ी एक पोस्ट हर किसी पर सवाल उठते हैं। चलिए, आज दिल्ली में नया मध्य प्रदेश भवन बनकर तैयार हो चुका है, सामने आ चुका है। इस भवन को लेकर मध्य प्रदेश में एक महाभारत जैसी स्थिति हमने देखी। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ श्रेय लेने को लेकर कई तर्क दिए गए इस भवन को लेकर। सुने आप। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बनी इस भव्य इमारत के आगे 5 स्टार होटल्स की रौनक भी फीकी पड़ जाएगी। इस इमारत का नाम मध्य प्रदेश भवन है। करीब 150 करोड़ की लागत से बना नया मध्य प्रदेश भवन एमपी के राजनेताओं का दिल्ली में नया ठिकाना होगा। ये भवन भले ही नया है, लेकिन इस पर वही पुराना दंगल शुरू हो गया है। इस तरह आज मध्य प्रदेश भवन की नई इमारत का आज उद्घाटन हो रहा है और उसका प्रचार जिस ढंग से किया जा रहा है उसमें तो ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पहले
मध्य प्रदेश का नया भवन शिवराज सिंह जी ने ही बनाया है। रेत सीमेंट भोपाल से ही गई होगी, नर्मदा से। इतना तो कम से कम कहिए कि कमलनाथ जी की सरकार के दौरान 12 जनवरी 2019 को कमलनाथ जी ने उस भवन का शिलान्यास किया था। वो प्रदेश की प्रॉपर्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। इससे पहले उज्जैन में महाकाल लोक को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर श्रेय लूटने का आरोप लगाया था। अब महाकाल लोक और मध्य प्रदेश भवन समेत ऐसे तमाम विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करने वाली बीजेपी सरकार ने पलटवार किया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन को आधुनिक और सुविधापूर्ण बनाया जाए, ये परिकल्पना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की उस दौरान भी रही है। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं आई और भूमि पूजन करने का मौका कमलनाथ जी को मिल गया, लेकिन वो केवल भूमि पूजन का ही कार्यक्रम कर पाए। उसमें बाकी कराने का काम जो है उसे बनने और बनवाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। बहरहाल मध्य प्रदेश भवन की खासियत की बात करें तो किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। तो श्रेय को लेकर सियासत बिल्कुल भी नई नहीं है। पहले भी महाकाल लोक से लेकर तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर कांग्रेस बीजेपी इस बात पर भिड़ते रहे कि इसका क्रेडिट किसको जाता है, और जनता को भी इस तरह की राजनीतिक छीटाकशी में कुछ थोड़ा बहुत शायद आनंद भी आ जाता। लेकिन इन सब के पीछे तर्कों पर अगर आप जाएंगे, असलियत पर जाएंगे, तो कई सारे फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे। बहरहाल ये तय है कि मध्य प्रदेश भवन किसी लग्जरियस होटल से कम नहीं है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो जरा इसके विस्तार में जाते हैं, इसको डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश भवन 6 मंजिला है। खास बात ये भवन सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 104 कमरे इसके अंदर हैं। इस भवन में आने वाले कई सालों के हिसाब से सारी फैसिलिटीज को डिजाइन किया है। खास बात यह कि इसमें जो कॉन्फ्रेंसिंग रूम हैं वो बेहद विशाल और बहुत ही स्पेशल है, खास है। वहां एक साथ 45 लोग बैठ पाएंगे। इसके अलावा 66 डीलक्स रूम और 38 सामान्य रूम के साथ 4 वीआईपी कमरे हैं। एक ऑडिटोरियम इसके भीतर है जिसमें एक साथ 250 लोग बैठने की क्षमता रखते हैं। साथ ही वीआईपी लॉन्ज है। डाइनिंग रूम भी इसके अंतर्गत बनाया गया है। एक साथ 35 लोग इसमें बैठ पाएंगे। डाइनिंग हॉल का जो पूरा स्पेस अगर यूज करें तो 80 लोगों की बैठक क्षमता है। भवन में आने वाले दूसरे राज्यों के लोग प्रदेश को यहाँ आकर जान सकते हैं। भवन की वास्तुकला भी अपने आप में देखने काबिल है। धार्मिक, सांस्कृतिक, कला, पुरानी परंपरा सबको ध्यान में रखते हुए इस भवन को डिजाइन किया है, या भवन में उसके डिजाइन्स दिखते हैं। भवन तकरीबन 1.2 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और इस विशाल, अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त भवन, जिसको लग्जरियस होटल से कम नहीं आंका जा रहा है, इस पर क्रेडिट किसको जाए, इसकी पॉलिटिक्स आज हमने दिन भर देखी है। अगली खबर रायपुर से, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के लाए गए बजट के बाद जीडीपी के दावों पर सवाल उठा दिए। सीएम बघेल ने दावा किया कि यूपीए के शासनकाल में देश की जीडीपी की दर एनडीए के शासनकाल से कहीं ऊपर और ज्यादा थी। पहला ट्वीट जिसमें आपको साल दर साल के लिहाज से कुछ आंकड़े नजर आ रहे होंगे। दूसरा ट्वीट जिसमें अपने विचार रखे गए। ये दोनों ट्वीट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हैं, जिसमें उन्होंने यूपीए और एनडीए के शासनकाल के जीडीपी की तुलना की। सीएम भूपेश ने दावा किया कि यूपीए के कार्यकाल में जीडीपी एनडीए के कार्यकाल की तुलना में कहीं ज्यादा थी। सीधी बात है, यूपीए एक समय में 8% से अधिक रहा और अभी ये 6.5% को अमृतकाल कर रहे हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है और इस बजट में इसके लिए कुछ नहीं है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने जीडीपी के आंकड़ों का सहारा लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं उनके चिर प्रतिद्वंदी रमन सिंह का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल को आंकड़ों का ज्ञान कम है। जीडीपी के मामले में भारत नंबर 1 है। भूपेश को आंकड़े का शायद उसको ज्ञान कम है। अब कहाँ की बात कर रहे हैं, यूपी और इनकी बात कर रहे हैं। आज पूरे दुनिया में हम नंबर 1 है। कुल मिलाकर अमृतकाल के बजट पर मंथन और बहस अब भी जारी है। असल सवाल ये कि एक साल में आम लोगों के जीवन पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा। तो जो बजट पेश किया गया, बात महंगाई, बेरोजगारी से लेकर जीडीपी तक आई है, हर बार आती है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। सवाल ये कि जिस जीडीपी को लेकर इतनी बहस है वो है क्या, और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, जरा इसको हम डिकोड कर लें आज। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद।
एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को आप जीडीपी कहते हैं। ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट आप मान सकते हैं। जिस तरह मार्कशीट से आपको पता चल जाता है कि छात्र ने साल भर में किस विषय में कैसा प्रदर्शन किया, ओवरऑल कैसा प्रदर्शन किया, किन विषयों में मजबूत या कमजोर होकर उभरा, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को अलग अलग पैरामीटर्स को दिखाती है। इससे ये पता चल जाता है कि किन सेक्टर्स की वजह से तेजी उछाल अर्थव्यवस्था में आई और किस वजह से मंदी या गिरावट दिखी। इसमें पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या कितना खराब प्रदर्शन किया। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका अर्थ ये कि देश की अर्थव्यवस्था भी सुस्त हुई। हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। माना जाता है कि भारत जैसे मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ को हासिल कर पाना बेहद आवश्यक है। जो सपना वो देखता है उसके लिए देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीडीपी के डेटा को 8 सेक्टर से जमा किया जाता है। इनमें कृषि है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वेरिंग है, वानिकी है, मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल सेक्टर और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएं। ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनको मिलाकर आप आंक सकते हैं कि आपका जीडीपी कैसा रहा और जीडीपी के आधार पर आंक सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उतार की तरफ है या चढ़ाव की तरफ। चलिए, बहरहाल ये बहस थमने वाली नहीं। कल ही हमने कहा था और आने वाले कुछ और दिनों तक कम से कम स्टेट के बजट तक ये बातें होंगी और कुछ कंपैरिजन्स भी होंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपन्न हुई है और इस बैठक में कई तरह के मायने अब निकलकर सामने आ रहे हैं, कारण पूछे जा रहे हैं और उत्तर दिए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी की रीति नीति दोनों है क्या, रिपोर्ट में देखें। बीजेपी नई संभावनाएं तलाश रही है। इसके तहत अब उस तबके तक पहुंचने की कोशिश है जो लंबे वक्त तक उससे छिटका रहा। इसी की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति ने रायपुर में 2 दिन तक मैराथन मीटिंग्स की। ये तय किया कि मोर्चा के सदस्य मोदी सरकार की योजनाओं को अल्पसंख्यकों तक पहुंचाएंगे। चुनिंदा 60 लोकसभा सीटों के अल्पसंख्यक वोटों को खींचकर बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की जाएगी। सूफी संतों को भी बीजेपी से जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। जैसे माइनॉरिटी मोर्चा इसलिए तो उसकी शुरुआत की गई है कि माइनॉरिटी को हम मुख्यधारा में कैसे लेके आए और उनके लिए बहुत सारे योजनाएं हमारे एनडीए सरकार ने उनके लिए आगे लेके आई। जिन्ना के सेकंड वेरिएंट अवैसी को हराने के लिए हमने मोदी वैक्सीन का इजाद कर दिया है। अब हम समाज के लोगों को उसका टीका लगाने का काम कर रहे हैं। कुरान एक हाथ में और एक हाथ में कंप्यूटर, ये कल्पना मोदी जी की है कि शिक्षा में आधुनिकीकरण हो, कौशल उन्नयन में उनको प्रमुखता दिया जाए, तो समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी रोड मैप उन्होंने इस बार प्रस्तुत किया। हालांकि इस पूरी कवायद पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस नेता इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के प्रति क्या करती है, उनका क्या रवैया है, क्या सोच है, तो पूरा देश और पूरा दुनिया जानती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, इसलिए उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ पर कुछ भी कर ले, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहीं पाव टिकने वाला नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो मत लेने के लिए, ठगने के लिए अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने का ढोंग करती है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे लेकिन देश भर में सांप्रदायिकता के खिलाफ सांप्रदायिकता की बात करके मुसलमानों को टारगेट करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अल्पसंख्यकों की हितैषी हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों 23 और 24 के चुनाव के लिए एक एक कर अपने पत्ते खोल रहे हैं। अब सवाल ये, क्या अल्पसंख्यक वोटर समय रहते अपने पत्ते खोलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक के बाद एक सामने आ रही है। बीजेपी की नजर अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर है। अल्पसंख्यक कहें तो किन अल्पसंख्यक वर्ग की बात इसमें शामिल है, जरा इसको भी आज हम डिकोड करते हैं। देश में जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, सिख ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वोटर्स काफी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, गोवा चले जाएं, वहां ईसाई समुदाय निर्णायक है। यूपी, बिहार, केरल जैसे राज्यों में
मुस्लिम मतदाता काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ये माना जाता है कि अल्पसंख्यकों में खास तौर पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, इसमें बीजेपी से एक लंबे वक्त तक दूरी साफ तौर पर देखी गई, क्योंकि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व पर बेस्ड रही है, केंद्रित रही। लेकिन बीते कुछ समय से बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास इस नारे के तले अपनी इस कट्टर छवि को ब्रेक करने का प्रयास किया। बीजेपी एक ऐसी छवि बनाना चाहती है जिसे सभी वर्ग समुदाय की स्वीकार्यता हासिल हो जाए, और यही वजह है कि अब बीजेपी के 23 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर अभियान डिजाइन किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपको उस वर्ग के प्रति बोलने से पहले 100 दफा सोचना है और वैसा ही बोलना है जैसा उस समुदाय को अपील करे, आपके साथ जुड़े, ना कि कुछ ऐसा कहें जो उनको ठेस पहुंचाए। और इसकी रणनीति ऊपर से लेकर नीचे तक कई और आयोजनों में आपको साल भर दिखेगी, चुनाव तक दिखेगी। खबर लोकसभा में हंगामे की, जहां आज समूचे विपक्ष ने अदानी ग्रुप पर आई एक रिपोर्ट पर सरकार से जवाब मांगा। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के शेयर बाजार में गिरावट का दौर भी जारी रहा। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्यगण, हंगामे की इन तस्वीरों को देखिए। ये लोकसभा की तस्वीरें हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। मुद्दा कारोबारी अदानी से जुड़ा था। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच सदस्यीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये है, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, DMK, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि अदानी के मसले पर सरकार क्या रुख अपनाती है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि एक कारोबारी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट आती है, शेयर गिर जाते हैं, संसद में हंगामा होता है, उस पर सफाई भी आती है। आखिर रिपोर्ट है क्या? शेयर और संसद के इस त्रिकोणीय संबंध के बारे में भी आज हम डिकोड करके बताते हैं। अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई और जारी की। कथित गड़बड़ी के आरोप भी लगाए, जिसके बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। गौतम अडानी की संपत्ति भी काफी कम हो गई। और अब बात संसद में हंगामे की भी कर लें। देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC अडानी के प्रभावित इन्वेस्टर्स में से एक है, और उससे आप हम सब भी जुड़े। शेयर्स में LIC का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट 81,268 करोड़ रुपए का था, जो 27 जनवरी को गिरकर 62,621 करोड़ पर आ गया। इस हिसाब से LIC को 2 ट्रेडिंग सेशंस में तकरीबन 18,646 करोड़ रुपए का विशुद्ध नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ये जान लेना भी आवश्यक है कि RBI ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिए कर्ज की पूरी डिटेल्स जानकारी मांगी। आने वाले वक्त में ये मुद्दा जल्दी थमता दिख नहीं रहा, और एक बड़ा औद्योगिक समूह और उससे जुड़े इन्वेस्टर्स का मामला है, तो इस पर सीरियसनेस सभी को बरतनी चाहिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार शाम को करीब 7 बजे आसमान में रहस्यमयी रोशनी का क्रम दिखाई दिया। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और इस नज़ारे को देखकर लोग हैरत में पड़ गए, तरह तरह के कयास लगाने लगे, तरह तरह के अर्थ निकालने लगे। हालांकि कुछ समय बाद ये रोशनी अपने आप आसमान से गायब हो गई। ये नज़ारा धार जिले के मनावर, खरगोन जिले के बड़वा, उमरिया, देवास समेत कई जिलों में दिखाई पड़ा है। उमरिया जिले के चंदिया में भी इसी तरह का नज़ारा आकाश में देखा गया। लोगों की जैसे ही नज़र पड़ी, लोगों ने फौरन अपने मोबाइल को उठाकर उसका इस्तेमाल किया, वीडियो बनाया, अचंभित होकर सबको दिखाया, और बड़ी तेजी से ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, वायरल हो रहा है। पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय ये वीडियो है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
धार जिले के मनावर में लोगों को ये रोशनी आसमान में दिखाई पड़ी है। लोगों ने बताया कि शाम को करीब 7:20 पर यह अनोखी रोशनी उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। पहले उनको उसका यकीन नहीं हुआ, लेकिन बार बार देखने पर तरह तरह के कयास लगाने के बाद भी उन्होंने समझने की कोशिश की कि दरअसल ये है क्या, किस चीज की रोशनी है, कहां से आई और कहां चली गई। चलिए, अभी कोई आकाशीय घटना है या कुछ और है, कयास तब तक चलते रहेंगे जब तक सत्य सामने नहीं आएगा। फिलहाल ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी आकाश में इस तरह की कई ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़े हैं जिन पर शोध भी हुई है, उत्तर भी मिले हैं। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। कल फिर से इसी मंच पर कुछ खबरों को डिकोड करने के लिए हाजिर होंगे। नमस्कार।